हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कॉल मार्क्स को पढ़ रहे हैं और यूजीसी नेट जून 2023 और अन्य अदर जो भी सोशियोलॉजी के एग्ज़ाम होने हैं सबके लिए यह सेशन इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले कि आपको हम यह सेशन स्टार्ट करें, एक ज़रूरी सूचना यह है कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे 9 AM और 9 PM पे आपको लाइव क्विज अटेंड करवाने के लिए मिलता है। तो आप लाइव क्विज अटेंड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को वहाँ देख सकते हैं कि किस तरह आप कहाँ तक तैयार हैं। तो आइए देखते हैं आज। तो इससे पहले हमने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात कर ली है, किस तरह मार्क्स ने समाज के विकास के रूप में चर्चा की है और वर्गों की चर्चा किस तरह की है। उन्होंने आदिम समाज या आदिम युग, दास प्रथा युग, सामंत युग और पूंजीवादी युग के उद्भव की चर्चा की थी, उसे हमने देखा। तो आइए देखते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में उनके क्या विचार थे। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्स द्वारा प्रस्तुत इतिहास और सामाजिक परिवर्तन का एक सिद्धांत है, जो इतिहास, संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन की समस्त व्याख्या आदर्शवाद के विपरीत भौतिक मूल्यों पर आधारित उत्पादन प्रणाली के आधार पर करता है। तो आदर्शवाद की जो व्याख्या है ठीक उसके विपरीत, आदर्शवाद किसकी व्याख्या थी? हीगल की। तो हीगल के ठीक विपरीत इन्होंने भौतिकवादी मूल्यों पर आधारित उत्पादन प्रणाली के आधार पर, अर्थात मोड ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर इन्होंने अपनी व्याख्या की है। तो आइए देखते हैं। मार्क्स के पूर्व हीगल ने अपने द्वंद्वात्मक आदर्शवाद के सिद्धांत में यह स्थापित किया था कि समाज के मूल में आदर्श विचार हैं। तो हीगल विचार को मूल रखते थे। इन्होंने विचारों से ही अन्य चीज़ों की उत्पत्ति की बात कही थी, जो द्वंद्ववादी नियमों के कारण निरंतर परिवर्तन होता है। तो हीगल का विचार था कि जब दो आपस में व्यक्तियों के विचार जो हैं द्वंद्व की स्थिति में रहेंगे, तब उस समाज में परिवर्तन आएगा। यहाँ द्वंद्ववादी नियम के अनुसार प्रत्येक विचार में अंतर्निहित विरोध, तो कोई भी विचार हो उसके सकारात्मक एवं नकारात्मक होते हैं, तो उसका वाद विवाद होता है। उस हिसाब से हीगल अपनी व्याख्या करते हैं। तो सर्वप्रथम कोई विचार वाद के रूप में होता है, फिर वाद अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, तो इसके अंदर निहित क्या होता है? अंतर विरोध के कारण इसमें परिवर्तन होकर नया विचार जो होगा वह प्रतिवाद होगा। प्रतिवाद उत्पन्न होता है और प्रतिवाद पुनः अपने में निहित अंतर द्वंद्व के कारण परिवर्तित होकर संवाद में बदल जाता है। तो हीगल मुख्यतः वाद, प्रतिवाद और संवाद की बात करते हैं। तो इन्होंने कहा यह प्रक्रिया जो है चलती रहती है, वाद से प्रतिवाद, प्रतिवाद से संवाद के रूप में, और फिर संवाद से फिर वाद के रूप में यह उपस्थित रहेगी। और इसका एक ही कारण है कि उसके बीच में जो अंतर्निहित द्वंद्व है उस कारण उन चीज़ों में परिवर्तन होते रहता है। तो यहाँ पे संवाद में बदल जाता है और संवाद पूर्ण सत्य विचार नहीं होता और यह एक नए वाद के रूप में उपस्थित हो जाता है। तो इस प्रकार द्वंद्ववादी नियम के अंतर्गत विचारों में जो परिवर्तनों के साथ वह वस्तुओं का विकास होता रहता है। तो द्वंद्ववादी आदर्शवाद क्या कहता है? विचारों में परिवर्तन होने के पश्चात ही वस्तुओं का जो है वस्तुओं में परिवर्तन आता है। चूँकि विचारों की अभिव्यक्ति है, जो विचार है यह अभिव्यक्ति है, फलतः समाज में भी परिवर्तन विकास होता रहता है। जिस तरह विचार बदलते रहते हैं उसी तरह समाज में भी परिवर्तन होता रहता है, ऐसा हीगल कहते हैं। उसके बाद मार्क्स ने हीगल के उपरोक्त सिद्धांत को अस्वीकार किया है, अर्थात रिजेक्ट कर दिया है, और इसको उल्टा करते हुए उन्होंने समाज के विश्लेषण में भौतिकवादी दृष्टिकोण को अपनाया और कहा कि मानव की उत्पत्ति के साथ एक आधारभूत आवश्यकता यह रही है कि मानव जीवित रहें ताकि वह इतिहास की रचना कर सके। मानव जीवित रहें ताकि वह इतिहास की रचना कर सकें, परंतु जीवित रहने के लिए किसी भी वस्तु से पहले उसके जीवन संबंधी मूलभूत आवश्यकताएं, भोजन, पानी, कपड़ा तथा अन्य वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो वहीं हीगल अपने भौतिकवादी दृष्टिकोण से कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति को इतिहास बनाना है, अर्थात विचारों में परिवर्तन लाने के लिए सर्वप्रथम उसकी बेसिक वस्तुएं पूरी होनी चाहिए, जैसे भोजन, कपड़ा आदि आएगा तब व्यक्ति जब जिंदा रहेगा तभी विचार उसको आएंगे, और विचार आएगा तभी विचार में परिवर्तन होगा। तो इन्होंने कहा भौतिकवादी वस्तुएं को, इन्होंने पहले कहा पहले भौतिकवादी वस्तुएं जरूरी है, उसके बाद विचार में माइनर है।
अन्य वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। आगे चल के इन्होंने कहा मानव सर्वप्रथम ऐतिहासिक कार्य इन आवश्यकताओं की पूर्ति अर्थात साधनों के उत्पादन करना है। अर्थात आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो साधन है तो व्यक्ति का प्राथमिक कार्य यही होगा कि उन साधनों की उत्पत्ति करे। संपूर्ण इतिहास की बुनियादी शर्त यही रही है कि हजारों वर्ष पहले से आज तक भी यह मानव जीवन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो इन्होंने कहा जो उत्पादन के साधन हैं यह व्यक्ति के जीवन को बनाए रखने के लिए पूरे इतिहास से लेकर आज तक की आवश्यकता है। अतः इन्होंने मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक भौतिक वस्तुओं के उत्पादन के तरीकों को ही किसी समाज का आधार या अधोसंरचना सब स्ट्रक्चर होता है। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने कहा है कि जो उत्पादन के साधन होते हैं वह व्यक्ति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अर्थात समाज को बनाए रखने के लिए जो है सब स्ट्रक्चर अर्थात अधोसंरचना है अर्थात नींव का कार्य करते हैं। और जिस प्रकार से सब स्ट्रक्चर होगा उसी प्रकार से समाज के अन्य पक्ष होंगे, जैसे राजनीतिक पक्ष, धार्मिक पक्ष, नैतिक, सांस्कृतिक आदि जो है मार्क्स ने अधिसंरचना अर्थात सुपर स्ट्रक्चर की संज्ञा दी है। तो इन्होंने कहा है कि जिस तरह उत्पादन का तरीका जिस प्रकार से होगा अर्थात आर्थिक तरीका जिस प्रकार से होगा व्यक्ति का, उसी प्रकार से राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक जो है विकास होगा। और राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक, संस्कृति को इन्होंने अधिसंरचना या सुपर स्ट्रक्चर कहा है। आगे इन्होंने कहा मार्क्स के अनुसार इतिहास के किसी भी युग में समाज के आर्थिक संबंध, ऐसे संबंध जिनमें बंधकर व्यक्ति अपने जीवन के निर्वाहन के साधन जुटाते हैं और उत्पादन का कार्य करते हैं। तो यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उत्पादन। जो आर्थिक संबंध कैसे होते हैं, जो उत्पादन के कार्य से जुड़े हुए होते हैं, वह सामाजिक प्रगति का रास्ता तैयार करने, तो आर्थिक संबंध ही सामाजिक प्रगति का रास्ता तैयार करते हैं और राजनीतिक, सामाजिक, बौद्धिक, नैतिक संबंधों के स्वरूप को निर्धारित करने में सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं। यहाँ मार्क्स जो है इन्होंने आर्थिक संबंध को सबसे ज़्यादा महत्व देते हुए कहा है कि आर्थिक संबंध ही जो है राजनीतिक, बौद्धिक और नैतिक संबंधों के स्वरूपों का निर्धारण करते हैं। हालांकि मार्क्स अन्य पक्षों के महत्व को भी स्वीकार किया है और कहा कि ऐसा नहीं है कि अन्य कोई तत्व कानून, धर्म, साहित्य, कला, संस्कृति आदि सामाजिक प्रगति में कोई भूमिका नहीं निभाती है, बल्कि अन्य सभी तत्वों की भूमिका आर्थिक तत्वों के साथ जुड़ी रहती है और ये तत्व उपाश्रित के रूप में क्रियाशील रहते हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व आर्थिक संबंधों की दिया है। उसके बाद कहा कि अन्य तत्व भी थोड़ा बहुत भूमिका निभाते हैं या उसके सह उपयोगी के रूप में कार्य करते हैं। आगे कहते हैं मार्क्स के अनुसार चूंकि युग या समाज में उत्पादन का तरीका मोड ऑफ प्रोडक्शन स्थिर नहीं रहा है। इन्होंने कहा प्रत्येक युग में मोड ऑफ प्रोडक्शन अर्थात जो उत्पादन के साधन होते हैं वह स्थिर नहीं रहा है, बल्कि तकनीकी विकास के फलस्वरूप इसमें परिवर्तन होते रहा है। जैसे पहले कुदाल से बीज बोया करते थे, उसके बाद हल आया, हल के बाद ट्रैक्टर आया और ट्रैक्टर के बाद अन्य तकनीकी विकास होता गया। यह स्थिर नहीं था, इसमें परिवर्तन होता रहा है। फलतः इसी के अनुरूप ही सामाजिक संबंध और अधिसंरचना में परिवर्तन संभव होता गया। तो इतिहास के भिन्न भिन्न युगों में प्रचलित उत्पादन के तरीके भिन्न भिन्न प्रकार से सामाजिक विन्यास को जन्म देते गए, जिनकी पहचान मार्क्स ने दास प्रथा समाज, सामंती समाज और पूंजीवादी समाज के रूप में की है। आगे मार्क्स कहते हैं मार्क्स का मानना है कि उत्पादन की जो शक्ति में विकास के साथ जब जीवन निर्वाह उत्पादन के अतिरिक्त उत्पादन का आरंभ हुआ, तभी से दास युग का उद्भव हुआ और उसी के अनुरूप समाज के अन्य पक्ष निर्मित होते गए। तो इन्होंने कहा जब अतिरिक्त उत्पादन होने लगा तब से जो है वर्ग आए और दास युग का शुरुआत हुआ और उसी अनुसार से अन्य पक्ष भी निर्मित होते गए। पुनः उत्पादन शक्तियों के विकास में कृषि अर्थव्यवस्था को संभव किया और कृषि अर्थव्यवस्था के विकास के साथ ही सामंती समाज का उद्भव हुआ और उसी के अनुरूप समाज में राजनैतिक, शैक्षिक आदि सभी पक्षों में परिवर्तन आया। फिर इन्होंने कहा पुनः जब उत्पादन के मशीनों में परिवर्तन होने लगा, जब उत्पादन मशीनों के माध्यम से होने लगा, तब पूंजीवादी समाज अस्तित्व में आया। तो इन्होंने यह बताया कि किस तरह से उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होते हुए समाज का विकास होता गया या समाज परिवर्तित होता गया और जिस तरह ही उत्पादन पूंजीवाद समाज आया, उसी प्रकार से समाज की अधिसंरचना अर्थात राजनैतिक,
शैक्षिक आदि समाज में भी परिवर्तन आया। मार्क्स ने चूंकि उत्पादन की शक्तियां निरंतर विकासमान है, फलतः पूंजीवादी समाज में भी परिवर्तन अवश्य है। तो मार्क्स ने कहा जिस तरह उत्पादन के साधनों की शक्तियां निरंतर विकासमान होती हैं, गतिशील है, उसी तरह आज का जो पूंजीवादी समाज है उस समय का, इसमें भी परिवर्तन आएगा। तो उन्होंने कहा जब पूंजीवादी समाज में परिवर्तन आएगा तब हमें किस समाज को देखने को मिलेगा, समाज का उद्भव, तो वह साम्यवादी समाज के रूप में होगा, जहां उत्पादन की शक्तियों एवं उत्पादन संबंधों के बीच सामंजस्य होगा और अंतर विरोध का अभाव होगा। अर्थात साम्यवादी समाज में सामुदायिक या सामूहिक जो है मालिकाना हक रहेगा सभी के पास, वहाँ पे सहयोग देखा जाएगा, वहाँ पे अंतर विरोध कम रहेगा। और इन्होंने कहा यही इतिहास की अंतिम अवस्था होगी। तो इन्होंने साम्यवादी समाज को इतिहास की अंतिम अवस्था के रूप में बताया है। इसी तरह मार्क्स ने इतिहास के अपने भौतिकवादी विश्लेषण को द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत पर आधारित करते हुए यह स्थापित किया कि जो भौतिक तत्वों में द्वंद्व की प्रक्रियाएं ही परिवर्तन का अंतिम प्रेरक तत्व हों, और जो भौतिक तत्व विकास के साथ साथ इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए उत्तरदायी हैं। तो इन्होंने कहा कि भौतिक तत्वों में जैसे जैसे परिवर्तन होगा या द्वंद्व के कारण जैसे जैसे परिवर्तन होगा, वही इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए उत्तरदायी हैं। अब आइए देखते हैं इनके इस सिद्धांत की आलोचना किसने की है। तो मार्क्स के उपरोक्त विचार के कई आधारों पर आलोचना की गई है। जैसे मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत में अर्थव्यवस्था को एकल प्रमुख कारक के रूप में देखा है, अर्थात अर्थव्यवस्था को ही सर्वाधिक प्रमुखता प्रदान की है। उनका भौतिकवादी दृष्टिकोण पर आधारित है। यह भौतिकवादी दृष्टिकोण उनकी अत्यधिक निर्भरता उनके वैचारिक दृष्टिकोण को सबसे बड़ी कमजोरी रही है, क्योंकि उन्होंने समाज के अन्य पक्ष जैसे धर्म, शिक्षा, राज्य आदि की जो जैसे धर्म, शिक्षा, डेनियल बेल आदि को धर्म को मैक्स वेबर, शिक्षा की बात करते हैं डेनियल बेल और राज्य की बात करते हैं गुन्नार मिंडल। इन्होंने मार्क्स की आलोचना करते हुए कहा है कि इन्होंने इन वैचारिक दृष्टिकोण को नहीं अपनाया, अर्थात इनकी भूमिका को अस्वीकार किया है। यही जो है मार्क्स की सबसे बड़ी कमजोरी है। और मैक्स वेबर जो है अपने पूंजीवादी व्याख्यान में धर्म को सर्वाधिक महत्व देते हैं, डेनियल बेल शिक्षा को महत्व देते हैं और गुन्नार मिंडल ने कहा कि राज्य सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है परिवर्तन में। आदि इन्होंने ऐतिहासिक रूप से अर्थव्यवस्था एवं समाज के सभी पक्षों को प्रभावित करके सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। धर्म, शिक्षा और राज्य आदि का भी जो है परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यही सबसे बड़ी अर्थात इनकी अवहेलना करना ही मार्क्स की सबसे बड़ी कमजोरी अर्थात विचारधारा की कमजोरी साबित हुई। इसके बाद करते हैं मार्क्स ने समाज को एक संरचना के रूप में देखा है। तो सामाजिक संरचना के सभी पक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो संरचना के रूप में देखा तो समाज जो है सभी के पक्ष एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे धर्म, आर्थिक व्यवस्था, शिक्षा, राजनीतिक, सब एक दूसरे के परस्पर सहयोगी होते हैं। तो मार्क्स ने केवल आर्थिक महत्व को देखकर गलती की। अल्थ्यूजर का मानना है कि समाज को संरचना के रूप में देखने के बावजूद भी मार्क्स ने अर्थव्यवस्था के आधार को रूप में स्वीकार किया है। इन्होंने कहा कि संरचना के रूप में देखा, लेकिन इन्होंने केवल अर्थव्यवस्था को ही उसके आधार के रूप में, समाज की संरचना के आधार के रूप में स्वीकार किया है। यह इसी कारण से इनका जो है यह जो विचारधारा है यह अवैज्ञानिक है, क्योंकि संरचना के सभी तत्व न केवल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं बल्कि एक दूसरे से को प्रभावित भी करते हैं। अर्थात किसी एक के अनुपस्थिति में दूसरे की कल्पना करना सही नहीं, अर्थात अवैज्ञानिक होगा, ऐसा अल्थ्यूजर का मानना है। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि मार्क्स ने मनुष्य को सिर्फ आर्थिक प्राणी के रूप में ही देखा है, जो मनुष्य सृजनशील प्रवृत्ति के विपरीत है और सही नहीं है। तो मार्क्स ने कहा कि मनुष्य जो है एक आर्थिक प्राणी है, इस रूप में देखा है। तो मनुष्य की जो सृजनशीलता है अर्थात आविष्कार करने की जो क्षमता है उसकी मार्क्स अवहेलना करते हैं, जो कि सही नहीं है। मानव का संबंध सिर्फ पेट भर रोटी से है
और यह रोटी उत्पादित करना ही उसका ऐतिहासिक कार्य है। मार्क्स का यह विचार एक पक्षी विश्लेषणकर्ता बनाता है। तो मार्क्स केवल मानते हैं कि मनुष्य का जो है केवल पेट से संबंधित है, उत्पादन से संबंधित है, उसका कार्य उत्पादन करना है और उसका पूरा ऐतिहासिक कार्य यही रहा है कि वह केवल उत्पादन कर रहा है, वो जो उपभोग कर रहा है यही कर रहा है। तो मार्क्स का यह विचार केवल एक पक्षी बात करता है, ऐसा माना जाता है। उसके बाद मार्क्स ने साम्यवादी अवस्था को ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया की अंतिम अवस्था बताया है और भविष्यवाणी की है कि इस अवस्था में उत्पादन के साधनों पर सामुदायिक स्वामित्व स्थापित हो जाएगा। परंतु रूस, चीन और अन्य साम्यवादी देशों को अब तक जो व्यवहारिक अनुभव रहा है वहाँ पर मार्क्स की जो है भविष्यवाणी गलत साबित हुई है। तो यहाँ पे आलोचक कहते हैं कि इन्होंने कहा कि साम्यवाद अंतिम अवस्था होगी, लेकिन जो रूस, चीन या अन्य साम्यवादी देश जिन्होंने साम्यवाद को अपनाया, लेकिन उनका जो व्यवहारिक व्यवहार था वह पूंजीवादी के ही संदर्भ में था। अर्थात जो इन्होंने कहा कि सामूहिक स्वामित्व होगा, तो ऐसा नहीं था। सामूहिक स्वामित्व न होकर कुछ ही व्यक्ति के हाथों में स्वामित्व है। जैसे रूस में अभी वहाँ पे पुतिन जो है सर्वाधिक शक्तिशाली या प्रभुत्व वाले व्यक्ति हैं, वहीं चीन में शी जिनपिंग जो है सर्वाधिक प्रभुत्व वाली देश है। यह देश जो है अपने आप को साम्यवादी कहते हैं, लेकिन वहाँ पर साम्यवाद जैसी कोई बात नहीं है मार्क्स के अनुसार। इसी को आधार बताते हुए फ्रांसीसी फुकुयामा ने अपनी पुस्तक द एंड ऑफ हिस्ट्री में उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था को इतिहास की अंतिम अवस्था के रूप में स्थापित किया है। तो इनकी भविष्यवाणी को गलत साबित करते हुए इन्होंने कहा है कि जो है फुकुयामा द एंड ऑफ हिस्ट्री में कहा कि जो है जो समाज की अंतिम अवस्था होगी वह उदार पूंजीवादी व्यवस्था होगी। अर्थात पूंजीवादी व्यवस्था तो होगी, लेकिन यह समाज कल्याण में होगी। यह मजदूर का शोषण न करके उसको उसके श्रम का उचित मूल्य प्रदान करेगा। तो इसकी कल्पना जो करते हैं फ्रांसीसी फुकुयामा करते हैं। इसके बाद आते हैं उत्तर आधुनिक विचारक फ्रेडरिक जेम्सन का कहना है कि मार्क्स ने अपने ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत में संस्कृति को अर्थव्यवस्था पर आधारित माना है, जबकि आधुनिक पूंजीवादी में संस्कृति अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग बन चुकी है, अर्थात एक दूसरे से परस्पर जुड़ चुकी है, जिसकी व्याख्या मार्क्स के विचारों से नहीं होती है। अर्थात जो मार्क्स है वहाँ पे संस्कृति को इन्होंने माइनर रूप में रखा है और अर्थव्यवस्था आर्थिकी को मेजर रूप में रखा है। लेकिन आधुनिक पूंजीवादी जो व्यवस्था देखी जाती है इसमें जो है संस्कृति और अर्थव्यवस्था परस्पर लेवल में है, अर्थात एक दूसरे से जुड़ी हुई है। निश्चित तौर पर उपरोक्त जो आलोचनाएं या विचार विमर्श मार्क्स के विचारों की कमियां उजागर की गई हैं, उनके बावजूद भी मार्क्स की जो विचारधारा है वह अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। मार्क्स ने अपनी रचना में समाज को पूर्णतया एक व्यवस्था के रूप में देखा और अन्य पक्ष परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं, जिसमें समाज के अन्य पक्ष एक दूसरे से संबंधित हैं इस रूप में देखा, जिससे किसी एक अध्ययन के बीच उनके अंतर संबंधों के आधार पर ही करने की प्रेरणा मिलती है। अर्थात इन्होंने भले ही अन्य पक्षों की अवहेलना की हो, लेकिन आने वाले जो सामाजिक विचारक थे उनको एक प्रेरणा प्रदान की, इन्होंने एक आधार प्रदान किया कि आप इस पे आगे चल के कार्य कर सकते हैं। सामाजिक व्यवस्था की इन्होंने बात जो कही है। इसके बाद मार्क्स ने पहली बार हीगल के विपरीत यह स्थापित किया कि सामाजिक संबंधों के जो स्वरूप हैं वह मानव मन की प्रकृति के संदर्भ में नहीं समझा जा सकता, बल्कि उनकी जड़ें समाज की भौतिक परिस्थितियों में ढूंढी जानी चाहिए। तो इन्होंने मानव मन की प्रकृति से हटकर भौतिक परिस्थितियों में ढूंढी जानी चाहिए जो है समाज, जो सामाजिक संबंध बनते हैं उसकी बात, अर्थात एक नई विचारधारा की बात सर्वप्रथम इन्होंने की। मार्क्स ने अपने सिद्धांत में समाज में विद्यमान भौतिक तत्वों की महत्वता को समझने का विशिष्ट जो है दृष्टिकोण प्रदान किया, जो कि आज के प्रचलित कई विद्वानों द्वारा जैसे अल्थ्यूजर, हैबरमास, कोहेन, जेम्सन आदि ने संशोधित करके प्रस्तुत किया। अर्थात इन्होंने जो मार्क्सवाद की विचारधारा थी वह तो उस समय में जो विचारधारा थी वह उस समय में सही थी, लेकिन आज के समय में वह विचारधारा लागू नहीं होती है। लेकिन अल्थ्यूजर, हैबरमास, कोहेन जो है इन्होंने मार्क्स की विचारधारा को संशोधित करके नव मार्क्सवादी विचारधारा को प्रस्तुत किया है। निष्कर्ष में यह कहा जाता है कि मार्क्स की जो ऐतिहासिक भौतिकवादी एक पक्षी है ही सही है, समाज को देखने का एक दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिसे संशोधित करके अन्य दृष्टिकोण में समाहित करके समाज के बारे में बेहतर समझ बनाई जा सकती
है। अर्थात यहाँ कहने को मिलता जाता है वो जो मार्क्स की ऐतिहासिक भौतिकवादी अवधारणा है वह एक तरह से सही है, अर्थात एक दिशा प्रदान करती है, वह अपने स्थान पर सही है, उसको पूर्णतया से नकारा नहीं जा सकता है। अर्थात समाज के परिवर्तन में आर्थिक संबंधों की जो है अवहेलना नहीं की जा सकती है। उसके अलावा जो है आगे के जो विचारक हुए हैं उन्होंने मार्क्स के दृष्टिकोण को संशोधित करके बेहतर समाज की समझ के लिए नए नए सिद्धांतों की बात की है। आइए भौतिक जो है ऐतिहासिक भौतिकवाद के समकालीन संदर्भ, अर्थात यह ऐतिहासिक भौतिकवाद वर्तमान समय में किस तरह से का लागू होता है उसके बारे में चर्चा यहाँ पे है। तो मार्क्स द्वारा प्रस्तुत ऐतिहासिक भौतिकवादी अनेक आलोचनाएं की गई हैं। कुछ विद्वान द्वारा वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता को लेकर वाद विवाद उठाए हैं कि जो है वर्तमान समय में मार्क्स की जो विचारधारा है वह लागू नहीं होती है, जिनके अवलोकन के इस सिद्धांत वर्तमान की प्रासंगिकता का परीक्षण एवं मान्यताओं का संदर्भित किया गया है। तो आइए देखते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद मान्यता है कि अर्थव्यवस्था या उत्पादन प्रणाली ही वह प्रेरक तत्व है जो सामाजिक परिवर्तन या इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन वर्तमान के संदर्भ में यह मान्यता पूरी तरह से सत्य नहीं है। तो यहाँ पे कहने का मतलब न तो पूरी तरह से वह असत्य ही है और न पूरी तरह से सत्य है। गुन्नार मिंडल ने बताया है कि आज राज्य एक ऐसा महत्वपूर्ण साधन है जो वर्तमान सामाजिक परिवर्तन का एवं विकास हेतु प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। तो आज जो है परिवर्तन से लेकर उत्पादन के साधनों का निर्धारण कौन कर रहा है? राज्य कर रहा है। ऐसा गुन्नार मिंडल का मानना है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राज्य ही सबसे ताकतवर है, शक्तिशाली है, वह सभी निर्णयों को लेने के लिए जो राज्य स्वतंत्र है। आगे इन्होंने कहा कि राज्य जो है एक लोक कल्याणकारी राज्य के उद्भव के साथ ही राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप विभिन्न देशों में अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक संरचना में परिवर्तन को संभव बनाया है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम आपको बता रहे हैं कि राज्य का हस्तक्षेप ही था कि भारत को 1991 में वैश्वीकरण की नीति के तहत एक खुले बाजार को प्रस्तावित किया गया, जिससे भारत में अन्य कंपनियां आई और भारत की सामाजिक आर्थिक संरचना में परिवर्तन हुआ। इस संदर्भ में स्वतंत्र भारत के विभिन्न योजना एवं कार्यक्रमों राज्यों द्वारा लाया गया सामाजिक परिवर्तन आर्थिक नीतियों के नियंत्रणकर्ता के रूप में अर्थव्यवस्था में लाया गया परिवर्तन को हम समझ सकते हैं। तो यहाँ 1991 में नई आर्थिक नीति के परिणाम स्वरूप भारत में संरचनात्मक परिवर्तन में राज्य की जो है महत्वपूर्ण भूमिका उदाहरण के रूप में देखी जाती है। आगे डेनियल बेल और मिशेल फुको या माइकल फुको जैसे आधुनिक शास्त्रियों ने भारत में वर्तमान समाज को ज्ञान का समाज के रूप में देखा है। इन्होंने कहा ज्ञान एवं शिक्षा की भूमिका सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण निर्णायक होती है। तो इन फैक्टों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये फैक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किसने क्या कहा है और किसको महत्वता प्रदान की है। तो फूको और डेनियल बेल कहते हैं जो ज्ञान और शिक्षा है यह आज के समय में सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण निर्णय लाती है। ज्ञान की ही वजह से नई नई प्रौद्योगिकियों का विकास हो रहा है जो कि परंपरागत समाज की मान्यताओं को कमजोर करके समाज को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। वेबर ने सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में धर्म की भूमिका का विश्लेषण किया है। इन्होंने प्रोटेस्टेंट आचार एवं पूंजीवाद की आत्मा की चर्चा की है। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म नामक पुस्तक है, जिसमें इन्होंने अपनी धर्म की को जो है समाज की महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए उत्तरदायी माना है। इन्होंने 6 धर्मों का अध्ययन करके बताया कि जो धर्म है यह वहाँ की अर्थव्यवस्था के निर्धारण करने में या अन्य फैक्ट को निर्धारण करने में धर्म का जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्होंने कहा धर्म जो है सामाजिक मूल्यों को नियंत्रित करता है, सदस्यों की गतिविधियों को दिशा प्रदान करता है, यह समाज के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में निर्णायक भूमिका अदा कर रहा है। तो उन्होंने धर्म को कहा कि धर्म जो है मूल्यों का निर्धारण करता है, व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करता है और उन्हें एक दिशा प्रदान करता है जो समाज के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसकी पुष्टि हम इस्लामिक देशों एवं ईसाई देशों के सामाजिक आर्थिक विकास में भिन्नता के रूप में देख सकते हैं। तो मार्क्स उदाहरण देते हैं कि पूंजीवादी समाज का विकास वहाँ हुआ
जहाँ पे प्रोटेस्टेंट एथिक अर्थात ईसाई धर्म अधिक था, और वहीं पूंजीवादी व्यवस्था वहाँ पे नहीं देखी जाती है। जो इस्लामिक स्टेट या ईसाई देश है वहाँ पे पूंजीवाद जैसी अवधारणा बहुत ही बाद में विकसित हुई है। ऐसा इन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि इस्लामिक स्टेट और ईसाई देशों की जो है संरचना जो है अलग अलग है, केवल इसका एक ही कारण है, धार्मिक विचारधारा। तो इन्होंने धार्मिक विचारधारा को महत्वपूर्ण प्रदान की। आगे यह कहते हैं, जिसके लिए धर्मों में विद्यमान तार्किकता एवं रूढ़िवादी मान्यताओं को एक कारक के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। जैसे इस्लामिक स्टेट में ब्याज को लेना या देना पाप के रूप में समझा जाता है। आज का युग मीडिया का युग है और वैश्वीकरण ने वर्तमान युग में सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने कहा कि धर्म की तार्किकता एवं रूढ़िवादी जो मान्यताएं हैं वह एक प्रमुख कारक के रूप में इन्होंने स्वीकार करते हुए कहा कि यह जिस देश की जैसी धार्मिक विचारधारा होगी वहाँ पर वैसे ही आर्थिक संरचनाओं का निर्माण होगा। लेकिन वर्तमान समय में क्या है, मीडिया का युग है और एक दूसरे की संस्कृति धर्म आदि में काफ़ी तेज़ी से परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हम देखेंगे कि जो पहले सऊदी अरब थे ये सब पूंजीवादी अन्य स्रोतों पर नहीं निर्भर थे, लेकिन ये अभी धीरे धीरे पूंजीवादी स्रोत की ओर बढ़ रहे हैं। इस्लामिक स्टेट भी। वहीं मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत इतिहास को शोषण एवं वर्ग संघर्ष के रूप में देखता है, जिसका कारण इन्होंने उत्पादन प्रणाली एवं उत्पादन के संबंधों में निहित अंतर विरोध एवं तनाव को माना है। तो जो मार्क्स हैं इनका ऐतिहासिक भौतिकवादी वर्ग संघर्ष के रूप में देखा है, जिसमें इन्होंने उत्पादन प्रणाली और उत्पादन के संबंधों में असामंजस्य को प्रमुख कारण के रूप में देखा है। मार्क्स की यह अवधारणा वर्तमान समाज में यथार्थ का केवल एक ही पक्ष है, अर्थात यह वर्तमान समय में सही नहीं देखी जा सकती है। वेबर के अनुसार वर्तमान समाज में जो है आधार तार्किकता का है। यह सहयोग परस्पर निर्भरता पर आधारित है तथा आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सभी क्षेत्रों में आज विभिन्न देशों एवं समाजों के बीच सहयोग दृष्टिगत हो गया है। तो इन्होंने कहा जो पहले वर्ग संघर्ष की अवधारणा थी कि केवल पूंजीपति और सर्वहारा वर्गों के बीच ही संघर्ष होगा, वह आज के समाज के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं होता है। आज जो है आर्थिक एवं सामाजिक राजनीति आदि की दृष्टिकोण में सहयोगात्मक दृष्टिकोण देखा जाता है। तमाम ऐसे जो है व्यक्ति एक दूसरे को बढ़ावा देने के लिए, जैसे यूरोपीय यूनियन आसियान जैसे कई आर्थिक संघ सहयोग पर ही आधारित हैं, अर्थात एक दूसरे को सहयोग करके आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ तक संघर्ष एवं शोषण का सवाल है तो वर्तमान समाज में यह केवल आर्थिक तथ्यों पर आधारित नहीं है। तो वेबर कहते हैं कि वर्तमान समय में जो है संघर्ष वह केवल आर्थिक तत्वों की तरह नहीं है, जैसा कि मार्क्स मानते हैं कि उत्पादन के साधनों में उत्पादन के जो स्वामित्व है जिनके पास और जिनके पास जो वंचित हैं उनके पास बीच वर्ग संघर्ष होगा, ऐसी बात नहीं है। वर्तमान समय में श्रीलंका में तमिल सिंघली, पाकिस्तान में शिया सुन्नी, इराक में शिया सुन्नी, भारत में हिंदू मुस्लिम, नागा कुकी के बीच तमाम ऐसे संघर्ष के अन्य कारण भी हैं जो कि वर्ग संघर्ष का कारण बनते हैं। अमेरिका में प्रजातीय, भारत में जातीय आधार, तमाम तरह के संघर्ष देखने को मिलता है जिनका आधार शोषण होता है, लेकिन उनका कारण आर्थिक न होकर धर्म जाति एवं अन्य जाति तत्व होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद की मान्यता यह रही है कि आर्थिक विकास के साथ साथ शोषण बढ़ता जाता है, लेकिन वर्तमान समय में यह पूरी तरह से लागू नहीं होता है। हाँ, कुछ तक यह सही भी है कि आधुनिक पूंजीवादी में आर्थिक विषमता में वृद्धि हुई है, अर्थात असमानता में वृद्धि हुआ है, परंतु दुनिया के लगभग सभी देशों में आर्थिक विकास के साथ साथ निम्न वर्गों का विकास हुआ है और मध्यम वर्गों का विकास हुआ है, अर्थात व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार वर्ग में है। कहा कि जो शोषणकारी हैं जिसके पास जितनी स्किल्स हैं या जिनका श्रम कुशल श्रमिक है उस हिसाब से वह वर्ग है। जो अकुशल श्रमिक है वह निम्न वर्ग में होंगे और जो कुशल श्रमिक है वह मध्यम वर्ग में अपने आप को देखते हैं। गोल्डथ्रोप के अनुसार, गोल्डथ्रोप ने अपने अध्ययन में
इस प्रक्रिया को बुर्जुआ करण के रूप में व्यक्त किया है। अर्थात निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग में जाने की प्रक्रिया को इन्होंने बुर्जुआई करण के रूप में देखा है। एडम प्रिजोवस्की ने यह स्वीकारा है कि आधुनिक समाज में शोषण में कमी आई है। आज आधुनिक समाज पूंजीवादी समाजों में क्रांति अंतिम विकल्प नहीं है। आज क्रांति या वर्ग संघर्ष अंतिम विकल्प नहीं है, ऐसा प्रिजोवस्की मानते हैं। जैसा मार्क्स ने बताया वैसा नहीं है। आज बाकायदे संगठन है जो कि मालिक और मजदूरों के बीच कई अन्य कड़ियाँ हैं जो कि इनके बीच समायोजन का कार्य करती हैं। आज भारत में प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, जीवन स्तर, स्वास्थ्य स्तर आदि में वृद्धि हुई है। गरीबी और बेरोजगारी में कमी आई है जो कि उपरोक्त मार्क्स की मान्यताओं से भिन्न है। इसके बाद मार्क्स की मान्यता रही है कि आर्थिक तत्वों में विद्यमान अंतर विरोध संघर्ष की क्रांति उत्पन्न कर समाज में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे जो आज के समय में अप्रासंगिक लग रही है। पूंजीवादी देशों द्वारा क्रांति के विकल्प को अस्वीकार कर दिया गया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था का रूप ग्रहण कर रही है। आज विश्व के लगभग 51 देशों द्वारा चीन सहित WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना है। तो इन्होंने कहा कि जो पहले पूंजीवादी व्यवस्था थी आज वह वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित कर रही है। जैसा कि मार्क्स की कल्पना थी वह गलत साबित हो रहा है। चीन सहित, जो कि चीन को यहाँ साम्यवादी समाज के रूप में देखा है, तो इसलिए यहाँ विशिष्ट रूप से चीन को अलग से नामित किया गया है कि यह भी जो है पूंजीवादी संगठनों में अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल है। सोवियत संघ और चीन जैसे देशों द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तित करना इस बात का प्रमाण है कि मार्क्स ने जो कहा है कि साम्यवाद आएगा, सामूहिक बुर्जुआ सर्वहारा वर्ग का जो है सामूहिक प्रभुत्व होगा, यह चीज़ को झुठलाता है। यहाँ पे फिर से फ्रांसीसी फुकुयामा का जिक्र है कि इन्होंने द एंड ऑफ हिस्ट्री में इस विचार को रखा है। वहीं इन मार्क्स के समकालीन मार्क्सवादी रोनाल्ड एरांस ने आफ्टर मार्क्सिज्म जो है इनकी पुस्तक है। तो यह पुस्तक पूछा जाता है कि आफ्टर मार्क्सिज्म पुस्तक किसकी है, तो यह रोनाल्ड एरांस की है। उसमें इन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद को व्यवहारिकता के संदर्भ में बिल्कुल अस्वीकार कर दिया है। तो उपरोक्त ऐतिहासिक भौतिकवाद केवल एक पक्ष को दर्शाते हैं जिनके आधार पर इसे बिल्कुल अप्रासंगिक मान लेना तर्कसंगत नहीं है। आज भी कई आयाम ऐसे हैं जो इसकी प्रासंगिकता को पुष्टि करते हैं। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि पूरी तरह से ऐतिहासिक भौतिकवाद को झुठलाना अप्रासंगिक होगा और कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि इसे प्रासंगिक बनाते हैं। जैसे 1991 में भारत सरकार द्वारा अपनी आर्थिक नीति में किए गए परिवर्तन, विश्व के अन्य देशों द्वारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में किए गए आर्थिक बदलाव, इन देशों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कानूनी सभी पक्षों में क्रांतिकारी रूप से बदल दिया है। राज्य का अर्थ प्रभाव आज स्पष्ट रूप से दृष्टिगत हो रहा है। अर्थात राज्य का जो है आर्थिक रूप में से प्रभाव देखने को मिलता है। वहीं भारतीय राजनीति में अंबानी, विजय माल्या, राहुल बजाज जैसे उद्योगपतियों की सक्रिय भागीदारी, राज्य की नीतियों और उनके हितों के पक्ष दिखाई देने वाला प्रभाव आज भी इस सिद्धांत की प्रासंगिकता को परिलक्षित करता है। तो यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि कुछ आलोचक यह मानते हैं कि मार्क्स का पूरी तरह से झुठलाना गलत है। आज जिस तरह से अंबानी, विजय माल्या, राहुल बजाज जैसे राजनीतिक पार्टियों को फंड देकर जो है अपने हितों में कार्य करवा रहे हैं या जो भी आर्थिक नीतियाँ बन रही हैं वह पूंजीपतियों के समर्थन या उनके हित के संदर्भ में बनती हैं, यह देखने को में मार्क्स की जो सिद्धांत है उसकी पुष्टि की जा सकती है। उसके बाद विकासशील समाजों में नई आर्थिक नीतियों ने आर्थिक विषमता को बढ़ाकर कई रूपों में वर्ग संघर्ष को बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे संघर्ष तो है जैसा कि इन पक्षों से पता चलता है, लेकिन उनका जो है स्वरूप बदल गया है। हाल ही में गुड़गांव की एक होंडा कंपनी में होने वाला संघर्ष, MCC और PWG या बिहार में हो रहे जातीय संघर्षों माने क्षेत्रीय आंदोलन के पीछे आर्थिक विषमता एक प्रमुख कारक के रूप में क्रियाशील रहा है। तो होंडा में जो कंपनी थी उसमें होने वाला संघर्ष आर्थिक कारक था, क्योंकि जो वहाँ के कर्मचारी थे उनको जो वेतन मिलता था वह उससे असंतुष्ट होकर जो है बगावत सरकार कंपनी के खिलाफ अर्थात मालिक के खिलाफ इन्होंने बगावत किया है, जिससे
वर्ग संघर्ष की पुष्टि यहाँ पर की जाती है। आज वैश्विक आतंकवाद यह नेपाल में हो रहे माओवादी संघर्ष आदि के मूल में आर्थिक पिछड़ापन, असमानता एवं गरीबी जैसे तत्व प्रमुख रहे हैं। तो वैश्विक आतंकवाद, माओवादी जो है, इन्होंने माओवादी का चुनाव क्यों किया? क्योंकि वे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे, वे अन्य समाज से अपने आप को असमानता के रूप में देखते थे, उनमें गरीबी थी, जिस कारण वे आतंकवाद, केवल अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए आतंकवाद, माओवादी आदि बनकर संघर्ष कर रहे हैं। इसके बाद मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत को इतिहास की अंतिम अवस्था के रूप में साम्यवाद को प्रस्तुत करके समाज की नीति निर्माताओं के समकक्ष समकालीन सामाजिक व्यवस्था के नकारात्मक पक्षों को दूर करने और सामाजिक परिवर्तन की एक दिशा देने हेतु अभिप्रेरक विचारधारा के रूप में आज भी क्रियाशील है। तो मार्क्स ने जो साम्यवादी विचारधारा अपना दी है, वह समकालीन या आगे आने वाले जो विचारक थे उनके लिए एक रास्ता प्रदान की है। तो समकालीन उस समय के जो समाज में नकारात्मक पक्ष थे कि जो धनी वर्ग जो है उसी का उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व था, उस विचारधारा में परिवर्तन के लिए एक प्रेरणा का कार्य करते हैं। आज जो श्रमिक है वह कंपनियों में अपना हिस्सा रखता है, अर्थात जिसे हम ट्रेड के माध्यम से देखते हैं या शेयर। आज देखते हैं एक आम आदमी भी शेयर किसी कंपनी का रखता है। तो यह उसी का उदाहरण है कि व्यक्ति के पास भी प्रत्येक व्यक्ति के पास भी उत्पादन के साधन पर स्वामित्व रखने का अधिकार मिल गया है। आगे हम इस प्रकार से देखते हैं कि मार्क्स का यह सिद्धांत व्यवहारिक रूप से वर्तमान समाज में भले ही पूरी तरह से लागू न होता हो, परंतु एक विचारधारा, एक दृष्टिकोण या एक पद्धति शास्त्र के रूप में सामाजिक यथार्थता के कई महत्वपूर्ण पक्षों को उजागर करने और इसके नकारात्मक पक्षों को दूर करने में आज भी सहायक है। तो मार्क्स की जो व्यवहारिक रूप से आज तो हमारे वर्तमान समाज में उनकी जो विचारधारा है वह लागू नहीं होती है, लेकिन कई तरह से विचारधारा, दृष्टिकोण या सामाजिक यथार्थता के कई पक्षों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे आज भी कई जगह आप चले जाएंगे तो आपको सामंतवादी विचारधारा के लोग मिल जाएंगे। पिछड़े इलाके में आप जाते हैं, जैसे वहाँ पे मालिक और भूमिहीन किसानों के बीच वैसी स्थिति देखी जाती है। बड़े बड़े जमींदार आज भी हैं जो मार्क्स की इस तथ्य को नकारात्मक पक्ष विचारधारा के माध्यम से उनके नकारात्मक पक्ष को देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगला जो इनका कॉन्सेप्ट है वह उत्पादन विधि है। मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में इन्होंने किस प्रकार से परिवर्तन की बात कही है उसको देखेंगे। तो यह जो व्याख्या है यह खास करके जो मेंस में लिखित एग्जाम होंगे उसके लिए महत्वपूर्ण रूप से लिखी गई है। इसके अलावा इसमें जो भी शब्द हैं वह एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे आलोचनाओं में जिन लोगों ने मार्क्स की आलोचना की है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उनकी पुस्तकें पूछ ली जाती हैं। इन सबको ध्यान या नोट करने योग्य बातें हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हल्का भी नॉलेज इस वीडियो से मिलता है तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।